Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about the reactivity of metals with the solution of other metal salt. That is, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसी एक मेटल की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Na की, कोई एक मेटल कंसीडर कर लेते हैं और एक हमें सॉल्यूशन कंसीडर करना है किसी मेटल के सॉल्ट का। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं कि एक मेटल की रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन से यानी कि एक्वस स्टेट से किस तरीके से होगी, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो इससे पहले कि हम ये जो रिएक्शन है इसको डिस्कस करें, उससे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ को। हमको देखना पड़ेगा कि कौन से जो मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से मेटल कम रिएक्टिव हैं। तो हम इनको अरेंज करते हैं इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं The order of intensity or reactivity of metal is known as reactivity series. Reactivity of element decreases on moving from top to bottom in a given reactivity series. तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं मेटल्स का उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस में, और इस सीरीज़ में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम मेटल्स को देखते हैं तो इसमें रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज़ होती जाती है, आप ये कह सकते हैं। In the reactivity series, copper, gold and silver are at the bottom and hence least reactive. These metals are known as noble metals. Potassium is at the top of the series and hence most reactive. तो जो कि नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं Au यानी कि गोल्ड, Ag यानी कि सिल्वर, Hg मरकरी, ये जो मेटल बॉटम में प्रेजेंट होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ये रिएक्शन ज़्यादा नहीं शो करते हैं। आपको पता है गोल्ड को हम ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं और इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, आप ये कह सकते हैं ये अपनी फॉर्म में ही रहता है, ना ही इनका कोरोजन होता है और ना ही ये किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यही रीज़न है कि हमने इनको अरेंज किया है और जो बॉटम में वो लीस्ट रिएक्टिव है और जो टॉप पे हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि हम इनको एनवायरनमेंट में एक्सपोज भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है सोडियम को कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है तो बहुत जल्दी रिएक्शंस कर लेते हैं एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से। आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के बेसिस पे समझ सकते हैं इनको कि जो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करता है वो टॉप पे होता है और जो ऑक्सीजन से काफ़ी स्लो रिएक्शन करता है या करता ही नहीं है वो बॉटम पे होता है। तो ये सीरीज़ है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज जिसको हम कहते हैं, और इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिस्पेक्टिव स्टडी के लिए भी इनका बहुत यूज़ होता है इस सीरीज़ का। जो टॉप पे होता है वो बॉटम वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमें कभी कंपैरिजन करना होता है तो ये बहुत यूज़ में आती है सीरीज़, और इसी की हेल्प से जो हमारा टॉपिक है आज का हम उसको डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हमको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको नहीं पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन टॉप पे है कौन बॉटम में, तो हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट की भी बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट थिंग आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो हमने जैसे यहाँ पे मेंशन किया था। तो ये जो मेटल है ये डिस्प्लेस करता है जो सॉल्ट होता है हमारे पास मेटल का, वहाँ पे जो मेटल होता है उसको। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो जैसे अगर आप ये जनरल रिएक्शन देखें, मेटल ए सॉल्ट ऑफ मेटल बी, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी। तो यहाँ आपको नोट करना है कि जो ए है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी के रिस्पेक्ट में, तभी ये इसको रिप्लेस करके आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और इस तरीके से ए का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और बी आप कह सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। बट अगर ए लीस्ट रिएक्टिव होता है यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में बी से नीचे इसकी पोजीशन होती, तब ये ऐसा नहीं कर पाता और हमारे पास कोई भी रिएक्शन कंडक्ट नहीं होती। तो एग्जाम्पल की हेल्प से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो पहले तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास Fe है और हमारे पास कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा होगा कि हमारे पास जो मेटल है
वो ए, यानी कि जो हमने ए कंसीडर किया था हम Fe को कह सकते हैं, जो हमने मेटल ए लिखा था। और यहाँ पे जो बी है वो कौन है हमारे पास, कॉपर। तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम देखें तो हम बता सकते हैं कि जो कॉपर है हमारे पास वो नीचे है और Fe जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट है, आप ये कह सकते हैं टॉप पे प्रेजेंट है कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, FeSO4 प्लस Cu। तो जैसे यहाँ पे लिखा था सॉल्ट ऑफ मेटल है, तो ए ये है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ मेटल ए, और हमारे पास मेटल बी एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कह सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में मेटल है और मेटल का सॉल्ट है, इसमें इनकी पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस टाइप से होता, हमें कॉपर दिया होता और FeSO4 का सॉल्यूशन होता और हमसे पूछा जाता क्या ये रिएक्शन होगी, तो आपको पता है कॉपर बॉटम में है, Fe ऊपर है, तो ये लेस रिएक्टिव है इससे। तो अगर लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। हमारे पास हाई रिएक्टिव होना चाहिए, जो हमने सॉल्ट लिया उसमें जो मेटल है उससे अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमने लिया है तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो हमारे पास होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का, जैसे यहाँ पे CuSO4 था, और इसमें हमने आयरन के ग्रैन्यूल्स यानी कि इसकी एलिमेंटल फॉर्म डाली होगी, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको यहाँ पे लेयर्स ऑब्जर्व होने लग जाएंगी कॉपर की। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। सिमिलरली एल्युमिनियम एंड जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एल्युमिनियम की भी अगर आप पोजीशन देखें तो कॉपर से ऊपर है, और अगर आप जिंक की देखें तो जिंक भी कॉपर से ऊपर है, तो दोनों ज़्यादा रिएक्टिव है आप ये कह सकते हैं कॉपर से। तो दोनों क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को। तो इस तरीके से CuSO4 में Al2SO4 होल साइज बन जाएगा। वैलेंसी देखनी होती है हमको, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, SO4 की डबल नेगेटिव होता है। तो जब आप क्रॉस ओवर करेंगे तो Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा और हमारे पास कॉपर होगा। ठीक इसी तरीके से जिंक और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा और कॉपर आपको एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाएगा। In all the above example, iron, aluminium and zinc are more reactive than copper. This is why they displace copper from its salt solution. When copper is dipped in the solution of silver nitrate, it displaces silver and forms copper nitrate. तो अभी तक आप देख रहे थे कि हमने कॉपर को डिस्प्लेस किया था, बट अगर हमारे पास आप देखें यहाँ पे जो Au है और Ag है, Ag से ऊपर कॉपर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लें, यानी कि जो सिल्वर है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम कंसीडर करें इस तरीके से, तब आप ये कह सकते हैं कि जो कॉपर है वो डिस्प्लेस कर देगा Ag को और CuNO3 होल ट्वाइस फॉर्म हो जाएगा और Ag एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा है कि हमको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन ज़्यादा कम रिएक्टिव है, तभी हम इन रिएक्शंस के साथ डील कर सकते हैं। इन द रिएक्शन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड हेंस डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। Silver metal does not react with copper sulfate solution because silver is less reactive than copper and not able to displace copper from its salt solution। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था Fe और कॉपर सल्फेट के लिए जब हमने रिवर्स रिएक्शन को सपोज किया तो वो नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव था Fe से। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसकी रिवर्स रिएक्शन को देखें, Ag लें हम एलिमेंटल फॉर्म में और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें, एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ स्टूडेंट आप एक्वस मेंशन करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारे पास जो ये है ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आपको पता है Ag जो है वो लेस रिएक्टिव है। सिमिलरली when gold is dipped in the solution of copper sulfate or copper nitrate, no reaction take place because copper is more reactive than gold। गोल्ड तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, आपको पता है, ये तो किसी को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का, तब कोई भी रिएक्शन हमारे पास कंडक्ट नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था,
एल्यूमिनियम की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई थी और हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म हुआ था। सपोज अगर हमने यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट लिया होता तो भी ऐसी रिएक्शन होती, एल्यूमिनियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाता। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस कॉपर की रिएक्शन की बात की गई है और आपको पता है कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, इससे अगर आप कहें तो नीचे प्रेजेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखा है इन सिमिलर वे नो रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन में, और इसी की हेल्प से हमको पता चल जाता है कि किस टाइप के कंटेनर में किस टाइप का सॉल्यूशन हम रख सकते हैं, किस टाइप के सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को अगर हम जिंक के बने कंटेनर में डालते हैं तो वो रिएक्शन हो जाएगी, वो आपके लिए सही नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हैं। तो किसको कहाँ रखा जाए, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जब हम बैटरीज वगैरह की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं, तब भी इनका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होता है केमिस्ट्री में इसका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से समझ के रखें। इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो ऑर्डर है वो पता रहे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो उसी की हेल्प से आप इस चीज़ को ईज़िली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है और कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।